ओके, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन देखा मैंने। बताया कि गांधी जी ने डू और डाई सिचुएशन बताया, लास्ट लेक्चर में बताया। अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ तो काफी लंबे चौड़े में दिया है। आई वुड सजेस्ट तुम्हारे चैप्टर के एंड में एक छोटा सा रिकैप का बॉक्स देते हैं ना वो लोग, इसमें शायद छोटे फॉर्म में पॉइंटर्स वगैरह देते हैं। हाँ हाँ। उसमें से पॉइंट्स पढ़ लो, वो इजी पड़ेगा तुम्हें। और चाहिए तो एक आध दो पॉइंट्स उसमें से भी पढ़ सकते हो। ये वाला फ्रॉम दैट रिकैप वाला जो स्मॉल पॉइंट्स है, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। ठीक है, वो इजी है याद करना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज शॉर्ट लिव, तो इसके इम्पैक्ट क्या था? वो भले ही बहुत कम दिन चला। कम दिन का मतलब एक दिन भी नहीं चला। पर उसने क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन किया डेप्थ ऑफ द नेशनल फीलिंग इन इंडिया एंड कैपेसिटी ऑफ इंडियंस फॉर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, ऐसा ही हम लोग को स्ट्रगल और सेक्रीफाइस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी देखा था हम लोग ने। ठीक है। और ऐसा ही सेक्रीफाइस और स्ट्रगल जो था, इंडिपेंडेंस की जो चाहत थी, वो हम लोग को यहाँ पे भी दिखी थी। It gave a clear picture that the British would no longer be able to rule the country against the favor of India, yeah, against the wishes of the Indians. It was the mass uprising as people from all the quarters of the society participated. हर एक section of the society participated, be it anyone, be it poor peasants or be it rich businessman. Rich business है all थोड़े दूर ही थे इससे। टीचर, स्टूडेंट्स वगैरह सब लोग। रिलीजन्स भी सारे रिलीजन्स एक साथ आए थे, बीट हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज and even your Muslims and all, everyone participated. INA served as after the suppression of the movement, the constitutional question remained dormant. ठीक है। INA served as an extended support to the Indian national movement. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया था आईएनए ने। सर, और आर यू शेयरिंग द वाइट बोर्ड? या नहीं, इट्स लाइक उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा मुझे कुछ। लोड हो रहा स्क्रीन की, अभी नहीं आया। एकदम सिर्फ वाइट है ओके, पूरा। मैंने ऐसे कुछ लिखा नहीं था, बट वापस से ट्राई करता हूँ। दिख रहा है अभी स्क्रीन? हाँ, वो वैसा ही वाइट है एकदम पूरा। रुको, मैं तुम्हारा नाम लिखते हैं यहाँ पे। अनंत। अनंत लिखा हुआ दिख रहा है। नहीं। आई गेस वो नेटवर्क इशू होगा शायद से। ठीक है, मैंने बस मैं अभी कुछ लिख भी नहीं रहा। तो आईएनएस आईएनए अब कैसे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? जुलाई 1942 में। पास कब हुआ था? अगस्त 8 1942 में। सारे कांग्रेस लीडर्स वगैरह, गांधी जी वगैरह कब अरेस्ट हुए थे? अगस्त 9 1942 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है। और अगर थोड़ा आगे आउट ऑफ सिलेबस बात करें तो अगस्त ऑफर का भी डेट यू कैन रिमेंबर, अगस्त 8 1940। ओके। नाउ कमिंग टू द फॉरवर्ड ब्लॉक इन आईएनए वाला चैप्टर। अब ये चैप्टर बहुत छोटा है, आगे सबसे छोटा चैप्टर है एंड बहुत इजी है। अब इसमें क्या हुआ था? जब सुभाष चंद्र बोस वाज आल्सो इन कांग्रेस एट वन टाइम। ठीक है। एंड बट द थिंग वाज दैट, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। ओके। हाँ, मेरे एंड से अभी दिखा रहा है वन पर्सन इज फॉलोइंग यू। ओके। संडे को टोपो का लेक्चर लेगा। लास्ट लेक्चर तुमने, लास्ट संडे तुमने लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या टोपो का? किया था ना। किया था, मुझे देखे नहीं तुम मीटिंग में। एंड शायद से मैंने नोटिस ना किया हो उस नहीं, दिन। लास्ट नहीं, लास्ट क्लास किया था, माय बैड। हाँ नहीं, लास्ट लेक्चर अराउंड 50 या 60 बच्चे थे मीटिंग में। तो अच्छा। मुझे लगा तुमने भी ज्वाइन किया होगा, बट मैंने मीटिंग का लिंक भेजा था उस ग्रुप में। ठीक है। तो फॉर अब वो नहीं, सुभाष। एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गया था तो इसलिए मैं गया था। सही। नहीं नहीं, चलेगा। वैसे भी हम लोग का टोपो का सिलेबस काफी आगे जा चुका है एंड मैंने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो हम लोगों ने टोपो का ऑलरेडी कर लिया। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर भी परसों संडे को होगा 11 बजे सुबह। तो जब सुभाष चंद्र बोस आईएनए में थे, सॉरी इंडियन आईएनसी में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तब उनको ऐसा लगा कि और उनके जो डिमांड्स और उनकी जो आइडियोलॉजीज थे वो नॉट मैचिंग विद द आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी एज वेल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो बोस फेल्ट दैट देयर इज वन अर्जेंट नीड फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड लेफ्ट विंग पार्टी इन द कांग्रेस। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कांग्रेस में ही एक अलग सी छोटी सी पार्टी बनाई जाए जिसमें उनके आइडियोलॉजी से फॉलो हो। इसीलिए उन्होंने रिजाइन किया कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से 1939 में, व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। He laid the foundation of a new party within the Congress to bring the entire left wing under one banner. तो उनके जैसे जितने थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजीज वाले थे वो चाहते थे सबको एक साथ लेके आया जाए लेफ्ट विंग पार्टी में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसका नाम रखा गया था। दिस पार्टी वाज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक एंड वाज फॉर्म्ड ऑन May 3 1939।
तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। May 3, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। ठीक है। एंड नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ही वांटेड कि इट्स मतलब पहला ऑब्जेक्ट था कि इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वाज लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो इंडिया को पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते थे। किसके थ्रू? जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, और छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे। ठीक है। उन सब के सपोर्ट के साथ वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना चाहते थे। एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सोशलिस्ट लाइंस। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट लाइंस पता है क्या होता है? सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। हाँ पता है। तो कैपिटलिज्म वाज मोर ओवर रिलेटेड टू, मतलब यू कैन से अपर क्लास या रिच क्लास के लिए। सोशलिज्म जो था, सोशल, वो कॉमनर्स सबके लिए था। ठीक है। बेसिकली उसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो वापस से भी आएगा ही हम लोग को वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है। तो वापस से उसमें थोड़ा सा और लोग पढ़ेंगे। तो सोशलिस्ट लाइफ इन द सेंस सबको अफोर्डेबल, मतलब सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ रिच बिजनेसमैन है उन लोग के लिए नहीं। सोशलिस्ट लाइफ इन द सेंस सबको होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ द जमींदार सिस्टम। ठीक है। जमींदारी सिस्टम को वो खत्म करना चाहते थे। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। वो एक नए मॉनेटरी और क्रेडिट टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जिससे छोटे मोटे फार्मर्स वगैरह भी लोन ले पाए बिना किसी प्रेशर के। अब आईएनए का आइडिया आया। आईएनए का आइडिया जो आया था, सुभाष चंद्र बोस को नहीं आया था एक्चुअली। इट वाज रिसीव्ड बाय मोहन सिंह। तो हम लोग आगे देखते हैं। सो द आइडिया ऑफ द आईएनए वाज कंसीव्ड। जापान में ना? सॉरी। हेलो। इन जापान, राइट? इन मलय मलय इज नॉट इन जापान। इन मलय बाय मोहन सिंह, एन इंडियन ऑफिसर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है। सो ही डिसाइडेड नॉट टू जॉइन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी एंड इंस्टेड वेंट टू द जापानीज फॉर हेल्प। वो जापानीज के पास गए थे मदद के लिए। एंड वहां पे उन्होंने इंडियन पीओडब्ल्यूज मतलब जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे। जो इंडियन पीओडब्ल्यूज एक्चुअली कौन थे जब ब्रिटिश? पहले रशिया गए थे, फिर जर्मनी गए थे ना? नहीं, वो तो सुभाष चंद्र बोस गए थे। आप अच्छा मोहन सिंह की बात करो, ओके। मोहन सिंह यहाँ पे थे। तो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स मतलब कौन थे? जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम लोग को जापान को किसी भी हाल में डिफीट करना है, तो उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, और उस आर्मी में 99% इंडियंस ही थे सिर्फ। और इसीलिए उन सारे लोगों को जापानीज वालों ने अपने पास कैप्चर करके रख लिया था एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मोहन सिंह गए और जापान के पास थोड़ा नेगोशिएशन किया और थोड़ा रिक्वेस्ट किया, और जापानीज ने इन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को मोहन सिंह के हवाले कर दिया। सॉरी। और ये लगभग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग थे। लाइक इट वाज अराउंड 50 to 60,000 जितने लोग थे, जिसमें से 40,000 लोगों ने आईएनए ज्वाइन किया। अब आईएनए के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड फाइट द ब्रिटिश आर्मी विद मॉडर्न आर्म्स। To organize a provisional government of free India in order to mobilize all the forces effectively. To total mobilization of Indian manpower and money for a total war. The motto of Indian National Army was unity, faith and sacrifice. तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का पूछते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस के क्या कंट्रीब्यूशंस थे? तो जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने क्रिएट किया, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो थॉट प्रोसेसेस थे आईएनए के आइडियोलॉजी से मिल रहे थे, और वो काफी ज्यादा एक इंस्ट्रूमेंटल साबित हुआ उसको सपोर्ट करने में और आईएनए को और बढ़ाने में। ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड द इंडिया। एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए, वो इंडिया से उनको निकाला गया, ब्रिटिश ने उनको जानबूझ के इंडिया से निकाला। एंड थ्रू विच वो जर्मनी के सबमरीन से वो एस्केप होके जापान के पास, सॉरी, सिंगापुर में वहां पे पहुंची, जहाँ पे ये सारे इंडियन आर्मी वगैरह थे। और उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया वहाँ का, इंडिया का, सिंगापुर में। और इन सारे जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे सबको तो एक्चुअली मोहन सिंह ने अपनी तरफ खींच लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने और लोगों को लेकर, और एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी तैयार हो गई थी। लाइक 1 लाख के ऊपर था। इवन तो टेक्स्ट बुक में 40,000 रफली मेंशन किया, बट दैट वाज ड्यूरिंग मोहन सिंह। ठीक है। जब ऑफिशियली नेताजी ने जब इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ का जब पोजीशन लिया, तब काफी सारे लोग आए। इवन वुमेन वर आल्सो इंटरेस्टेड टू जॉइन इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है। एंड इट वाज थ्रू विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। दिया होगा टेक्स्ट बुक में, राइट? हाँ दिया है।
तो उनके थ्रू आया था, एंड इट वाज टू द रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है। और उन्होंने काफी सारे वॉर क्राइज भी दिए थे। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद वगैरह जैसे स्लोगन्स दिए थे। और उन्होंने जब पूरी इंडियन नेशनल आर्मी अच्छी खासी फॉर्म हो गई, उनके पास एम्युनिशन पैसे सब आ गए, तो उन्होंने ब्रिटेन और ब्रिटेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और यूएसए के ऊपर भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने जब अपने पहले वॉर के मतलब जब उन्होंने जैसी वॉर चालू किया, उन्होंने सबसे पहले अंडमान और निकोबार पे कब्जा किया, जो जापान ने ले लिया था। एक्चुअली जापान ने उनको वापस कर दिया था, कब्जा नहीं किया था, जिसका नाम अंडमान एंड निकोबार का नाम चेंज करके शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स किया गया था। एंड देन धीरे 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 1945 में इंडियन आर्मी ने पहली बार इंडिया का झंडा इंडिया की मिट्टी पे होस्ट किया था। ठीक है। एंड दैट वाज इन ईस्ट इंडिया। और वहां से धीरे 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 चित्तागोंग एंड और जो भी प्लेसेस हैं उन सबको कवर करते करते वो लोग काफी हद तक ऑलमोस्ट होल ईस्ट इंडिया वो लोग कवर कर चुके थे। एंड इसकी वजह से वो लोग उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने में काफी एक मेजर पार्ट रोल प्ले किया था। एंड वी कंप्लीट आवर चैप्टर हियर। ठीक है। एंड इतना अभी सही था। हाँ बस खत्म हो गया। ये तो बहुत छोटे चैप्टर्स थे। ठीक है। तो या कोई भी डाउट इन दोनों चैप्टर में? अभी तो नहीं आया सर एग्जैक्टली ये बता सकते हो क्या कैंसिलेशन? एक्चुअली मेरे पास टेक्स्ट बुक है नहीं, बट मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, देखो फर्स्ट पेज जैसे चैप्टर 8 का चालू करोगे तो फर्स्ट पेज में क्या क्या दिया है। कैन यू सेंड मी द पिक्चर्स, मुझे पिक्चर्स भेज दो तो मैं उसके थ्रू बताऊंगा। जस्ट आई सेट यू राइट अवे। सर ओनली ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA राइट? या हैव यू सेंट मी? हाँ मिला। ओके, तो ये जो पहला पेज है, ये पहला पेज पूरा कैंसिल है। दूसरे पेज में ऊपर का जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऊपर पार्ट है, बोज राइवल वाज इन हिज गांधी जी, एंड उसके नीचे का एक पड़ेगा वो कैंसिल है। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, नेताजी's अरेस्ट एंड एस्केप नहीं है। यू कैन रीड इट फॉर जस्ट रेफरेंस। इवेंट्स इन नहीं वो साउथ तो ईस्ट। बड़ा उन्होंने हाउस अरेस्ट से एस्केप किया, फिर वो रशिया गए, फिर जर्मनी गए, हाँ वो तो हाँ, पता है। तो ये सब, और इवेंट्स इन साउथ एशिया वाला भी वो कैंसिल कर दो, नहीं पढ़ना। इंडियन नेशनल आर्मी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो कॉन्फ्रेंस हटा दो, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस हटा दो, कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएनए है, एंड उसके पीछे रानी लक्ष्मी रेजिमेंट वाला पार्ट, एंड योर दिल्ली चलो वाला वॉर क्राई, एंड वही सब। हाँ, इसमें है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये पढ़ना है। एंड अचीवमेंट्स ऑफ द आईएनए नेताजी, फेट ऑफ द आईएनए नेताजी नहीं है। अचीवमेंट्स ऑफ द आईएनए नेताजी के बाद कुछ नहीं है, बस वहीं तक है। इम्पैक्ट भी नहीं है? ना ना, इम्पैक्ट भी नहीं है। ओके। बस ऑलराइट। इतना ही पढ़ना। और कुछ डाउट वगैरह है? देखो अब सच तो नहीं। अब हम लोग का सितंबर ऑलमोस्ट जा चुका है न, अक्टूबर इज कमिंग एंड 17 से वो सब रहेगा, तुम लोग का स्कूल ट्रिप एंड ऑल। अब हम लोग को कैसे अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, मैं दो कॉलम्स बना रहा हूँ। ठीक है, चाहिए तो लिख सकते हो अपने बुक में, या चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। ठीक है, अब कैसे हम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ पक्का दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ।
पिंक कलर की लाइन बनाई है तो इतना दिख रहा है। हिस्ट्री एंड दिस इज योर ज्योग्राफी। अब कैसे इनको तैयारी करनी है, ठीक है। अब अपना मेन स्ट्रैटेजी तैयार करना है। सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग अपनी स्ट्रैटेजीज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का मैं बता रहा हूँ। पहले तो हिस्ट्री में तुम फर्स्ट 9 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। उन फर्स्ट 9? फर्स्ट 9, हाँ। मैं बताता हूँ उसमें कौन से चैप्टर्स लीव कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट हिस्ट्री में नॉट फर्स्ट 9, सारे 6 + 6 जो बाकी के हैं, ये 15 चैप्टर्स अच्छे से थर कर लो, ठीक है। वो एंड तो देन कर लूंगा, लेकिन यू आर स्टिल लेफ्ट टू टीच देम, राइट? या मतलब उसमें ज्यादा कुछ अब रह नहीं गया। ओनली चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11, 12 यही मेन है अपने लिए। बाकी 13, 14, 15 तो चालू होते ही खत्म हो जाता है। जैसा ये चैप्टर 8 था, वैसे चैप्टर नंबर 15 नाम, नेशनल वो नॉन अलाइन मूवमेंट, सॉरी। एंड देन यूएन वाला वापस से, ठीक है। तो ये 2-3 चैप्टर्स हैं ओनली। और इम्पोर्टेंट इज दिस 9 चैप्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाला। World War I डिक्टेटरशिप भी बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब वो भी 1-2 पेज का ही है। एंड देन World War II इज इम्पोर्टेंट। अपने अपकमिंग ये दो So you're तीन telling 9, 10, 11 and 12 are the toughest and the also the most important ones. नाइन्थ इज हिस्ट्री में ऐसे कोई टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। बट इफ यू मतलब गो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेंस, मैं तुम्हें रुको एक पिक्चर भेजता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा एक आइडिया लगेगा। अनंत, कहाँ गया अनंत मेरा। इनमें से अभी ऐसा कोई छोटा चैप्टर है विच वी कैन फिनिश ऑफ राइट नाउ इन अबाउट 10 to 15 minutes? दैट इज योर चैप्टर नंबर 11, 11 या तो चैप्टर नंबर 15। तो वो कर सकते हैं क्या एक बार, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट कर ही देते खत्म? नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए थोड़ा सा तुम्हें ना वो, ठीक है। जो मैं पहले पहले तुम्हें बता दूं हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे तैयार करना है, कि मैं चैप्टर खत्म कर दूं। हाँ ठीक है, पहले वो करवा दो। क्या करना है, पहले बता दो हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है। तो 15 चैप्टर्स जो है, मैंने एक पिक्चर भेजा है कि 2013 से लेकर 23 तक कौन कौन से चैप्टर्स पूछे गए ना। आई विल आल्सो सेंड यू 2024 का बोर्ड पेपर, ठीक है। तो ये चैप्टर्स वगैरह पूछे गए हैं। इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह तुम खुद तैयार करो कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स। मतलब आई शुड ऑलवेज, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ना ही है। हाँ, अब मैं सिविक्स पे आ रहा हूँ। सिविक्स में तुम्हें यूनियन पार्लियामेंट तो कभी नहीं छोड़ना है। पहला सिविक्स का चैप्टर तो कभी नहीं छोड़ना। सेकंड भी नहीं छोड़ना, मतलब आई वुड सजेस्ट, अगर तुम्हें छोड़ना है हिस्ट्री और सिविक्स में, तो यू कैन लीव इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड 5, ठीक है। हाउ अबाउट आई जस्ट लीव द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर कर लूं? यूनियन पार्लियामेंट यू वांट टू लीव? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लीविंग माय एग्जीक्यूटिव। अच्छा, मतलब दिस वन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। हाँ। नहीं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आई वोंट सजेस्ट। छोटा चैप्टर है, इजी है, पढ़ लोगे। छोटा तो नहीं है, लेकिन उनके पावर्स बहुत अलग अलग टाइप है, हाँ, लाइक जुडिशियल। वो थोड़ा रट्टा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, ठीक है। उसमें तुम्हें बहुत डाउट्स आएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, ठीक है। सो आई वोंट सजेस्ट चैप्टर नंबर 4 एंड 5 अटेम्प्ट करना बोर्ड्स में। सेक्शन ए में इजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा टफ आएगा। सेक्शन ए में इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट 2024 के बोर्ड्स में एक ही क्वेश्चन पूछा था इसमें से, वो भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिविक्स में आई वुड ओके। सजेस्ट चैप्टर नंबर 1 2 3 करना। अब ज्योग्राफी में तुम्हें पहला अपना प्रायोरिटी होना चाहिए अपने वो 5 मेन चैप्टर्स, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर। प्लस वेस्ट मैनेजमेंट हो गया ना हम लोग का। हाँ। वेस्ट मैनेजमेंट 1 एंड 2 को तुम बफर चैप्टर रख सकते हो। एंड प्लस जो मिनरल्स वाला चैप्टर है, मिनरल्स वाला जो चैप्टर है, यू कैन कीप इट इज ऑल्सो बफर चैप्टर, बट वो भी थोड़ा डिटेल में है। ये हो, कन्वेक्शनल कर लूं क्योंकि नॉन कन्वेक्शनल इजी। इफ यू फील इजी तुमसे हो पा रहा है, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट, बट पहले हाँ, तो कन्वेक्शन नॉन का मतलब कोल, पेट्रोलियम, वही सोलर एनर्जी, इट्स इजी, राइट? इजी है। आई वुड सजेस्ट अटेम्प्ट मत करना, बट अगर तुम्हें इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर रेडी, यू आर वेरी मच श्योर कि नहीं मुझे आता है, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट। बट पहले के 5 चैप्टर्स को मेन प्रायोरिटी देना, ठीक है। ठीक है। एंड देन कमिंग टू, अब इनकी तैयारी कैसे करें। तुमने पहले तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक अच्छे से रट्टा मार लेना है। हिस्ट्री के लिए तो रट्टा एक एक चीज पढ़ना है, मतलब कोई भी लेटर या वर्ड छोड़ना ही नहीं है टेक्स्ट बुक में से। हिस्ट्री के लिए पूरा अच्छे से रट्टा हम्म। मार लेना है, एक एक चीज भी नहीं छोड़ना, मतलब एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। ज्योग्राफी में रट्टा वाला थोड़ा पोर्शन कम है, रीडिंग ज्योग्राफी में बहुत चाहिए। जब तक तुम रीड नहीं करोगे, तुम्हें कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा क्लाइमेट जैसे चैप्टर्स में।
अब इनका तुमने पढ़ लिया, अब तुम इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो अब आईसीएसएस के पास प्रीलिम वगैरह होने वाले, वो तो देने ही है। व्हाट यू कैन डू इज कि अलग अलग स्कूल के पेपर्स उठाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तुम्हें से वाटर चैप्टर अच्छा नहीं लगता, वाटर चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है बट प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, डाउटफुल कि मुझे आएगा कि नहीं। पिक अप ऑल द स्कूल के पेपर्स ऑफ 2024 एंड 2025 एंड 2023, मतलब तुम्हारे सीनियर्स के बैच और तुम्हारी बैच, इन दोनों के पेपर्स उठाओ। बोर्ड के स्पेसिमेन वगैरह उठाओ, लास्ट ईयर के और इस साल के स्पेसिमेन पेपर उठाओ। ठीक है, एंड उसमें से वाटर के सारे क्वेश्चंस कर डालो, मतलब बीट सेक्शन बी के क्वेश्चंस, एमसीक्यू के क्वेश्चंस, एनीथिंग जो भी है सब अटेम्प्ट कर डालो, एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा वो चैप्टर पूरा अच्छे से थरर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या एंड फ्रॉम नवंबर एंड ऑनवर्ड, दिसंबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें एट ए स्ट्रेच हिस्ट्री के 20 चैप्टर्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। इवन तो अभी जो प्रीलिम्स होगा उसमें सारे 20 चैप्टर्स होंगे, आई नो किसी से नहीं होगा वो, क्योंकि किसी भी स्कूल में अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बट हम लोगों ने तब भी 20 चैप्टर्स का ही रखा है सारा। ओके, एंड इवन फॉर ज्योग्राफी ऑल चैप्टर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन इट। तो आई एम श्योर कि किसी का भी सिलेबस हुआ yes नहीं। and you mean you're keeping all the questions prelim 1 के लिए भी हाँ, ऑल द सारे चैप्टर का? ऑल, या ऑल चैप्टर्स। तो हाउ डू यू प्रिपेयर, मतलब सारे से ना हो सकते एक साथ? हाँ वही मुझे पता भी, इनिशियली मुझे पता है वो नहीं प्रिपेयर हो पाएगा, बट हम लोगों ने रख दिया है क्योंकि अभी मान लो हम लोगों ने, मैंने सपोज सिर्फ पहले के 10 चैप्टर रखे। एंड जब व्हेन यू वांटेड टू रेफर दैट पेपर, तुम्हें वापस से वो पेपर लिखने का मन किया, तो उसमें सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स ही होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। पर तब भी अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़े पेपर चाहिए, तो तुम अलग अलग स्कूल के पेपर्स उठाओ, उसको स्टार्ट करो सॉल्व करना। सेम फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के मैप मार्किंग जो है वो तुम सिर्फ देखो मत। सपोज तुमने रिवर्स और लैंड फीचर्स, माउंटेन प्लेटो का मैप देखा, देखा 2 से 3 बार सॉल्व करो, समझ में आ रहा है? सेम फॉर या टोपो। टोपो भी अलग अलग स्कूल के टोपोज क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि उनके टोपोज हमारे पास नहीं है ना, कौन सा मैप नंबर है। बट मुझे अगर कोई ऐसा स्कूल का पेपर विद टोपो मिलता है, आई विल सेंड इट टू यू। एंड बाकी सब तो तुम खुद ही बुद्धिमान हो। एंड या कमिंग टू दिस पार्ट, मैं सोच रहा हूँ डिक्टेटरशिप कंप्लीट करवा दूँ। ओके, वो करवा दो। आपने क्या बोला, 9 10 11 12 इंपॉर्टेंट है? 9 10 12, 9 10, ओके। 9 चैप्टर जो है, मतलब ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर सिंगल चैप्टर में तुम्हें पूछते हैं, 10th 11th 12th तुम्हें कंबाइंड में पूछते हैं। लेकिन आस्क यू ऑल द 3 चैप्टर्स एज कंबाइंड वर्ल्ड वॉर के नाम पे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम पे, कि दे कैन आस्क यू वर्ल्ड वॉर 1 2 एंड डिक्टेटरशिप, तीनों एक साथ पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 14 15, ये यूएन के चैप्टर्स हैं, वो तुम्हें तीनों साथ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स वगैरह हैं। you're telling that 10 11 12 एक क्वेश्चन आएगा, मैं 13 ऐसा 14 15 क्वेश्चन आएगा? कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आएगा, शायद से चैप्टर नंबर 10, मैं इधर लिखता हूँ। चैप्टर नंबर 10 11 और 12, ये तीनों ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के चैप्टर्स है। वर्ल्ड वॉर 1, डिक्टेटरशिप एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो हम्म। चांसेस है कि इन तीनों को साथ में पूछे, या तो 10 11 को साथ में पूछे, 10 12 को साथ में पूछे, या सिर्फ 10 को पूछे, या सिर्फ 12 को पूछे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और एक और डाउट है, ऐसा कोई होता है, कभी होता है क्या, जैसे हिंदी में होता है लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब सारा पूरी बुक आती है ना हिंदी में भी, तो उसमें भी कोई चैप्टर्स पूछते ही नहीं है बिल्कुल? हाँ, वो तुम्हारे प्रीवियस बोर्ड पेपर पे डिपेंड करता है। अब जैसे 2024 में संदेह चैप्टर नहीं पूछा था, अभी जैसे तो मैं। इसमें आएगा, वो समझ में आ गया, वो इस बार आ जाएगा। मैं हम्म, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में ऐसा कभी होता है कि कोई कोई चैप्टर आया ही नहीं बिल्कुल भी, इन टू द सेक्शन बी, नॉट सेक्शन ए? 2014 के बाद से मुस्लिम लीग आया ही नहीं है। मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं आया? 2014 के बाद से सेक्शन बी में मुस्लिम लीग आया ही नहीं है। ओके, और कोई ऐसा चैप्टर जो मतलब हाल ही में नहीं आया है वैसे जो कुछ? मैंने तुम्हें फोटो भेजा उसको तुमने रेफर किया, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग है, मैं 2024 का भी भेज दूंगा। ठीक है, तो उसमें भी रहेगा कि कौन से चैप्टर्स नहीं पूछे हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, डिक्टेटरशिप अपने को करना है, वो छोटा चैप्टर है। और यूनाइटेड नेशंस हमेशा आएगा ना? यूनाइटेड नेशंस तो आएगा ही आएगा, वो तो कंपलसरी सेट है, मतलब वो एक ऐसा चैप्टर है जो पूछते ही पूछते हैं। अब जैसे यूनाइटेड नेशन एक है टॉपिक है, वो ऑफ ट्रैक है। अब जैसे फर्स्ट 9 चैप्टर्स इज आर इंडियन हिस्ट्री, देन योर 3 चैप्टर्स आर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड,
यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो है ना वो आउटसाइड के सिविक्स के थोड़ा रिलेटेड है, तो इट विल ऑलवेज कम, कुछ भी हो जाए यूनाइटेड नेशंस के, तो तीनों में से कोई एक चैप्टर, या तो दो चैप्टर या तो तीनों चैप्टर आएंगे ही आएंगे। एंड इवन फॉर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, या तो तीनों चैप्टर, या तो कोई दो, या तो कोई एक चैप्टर आएगा ही आएगा। इंडियन हिस्ट्री का और थोड़ा डाइसी सिचुएशन रहता है कि कौन सा चैप्टर पूछते हैं, यू नेवर नो कि कब क्या। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें चैप्टर नंबर 2 3 4 एक साथ कॉम्बो में पूछ ले, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के। या तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 एक साथ पूछ ले, चैप्टर नंबर 5 मुस्लिम लीग को सेपरेट कर दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री थोड़ा डाइसी है कि वो कैसा पूछे, बट वर्ल्ड वॉर 1 2 डिक्टेटरशिप, ये आएगा ही आएगा, एंड इवन ईयर 13 14 15। ऑलराइट। नाउ कमिंग टू द अब राइज ये ऑफ, मुस्लिम लीग नहीं आया ना? ना 2014 से मुस्लिम लीग आया नहीं है, बट देर आर चांसेस कि इस साल पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 10 years मुस्लिम लीग आया नहीं है। और आईएनएम वाला, फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ आईएनएम। आईएनएम की आईएनए? आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन सा चैप्टर नंबर है? 3 और 4। मतलब वो, ये भी 2017 के पहले लेकिन पूछा था। जो चैप्टर नंबर 3 and 4 है ना, एम आई ऑडिबल टू यू? या चैप्टर नंबर 3 and 4 जो है, दे कैन आस्क यू एज अ कॉम्बो सेट एज वेल, कि चैप्टर नंबर 2 3 4 कॉम्बिनेशन में बहुत बार आया बोर्ड्स में। इवन अदर स्कूल के पेपर्स में भी तुम्हें देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 3 4 साथ में आए। और ऐसा भी हो सकता है चैप्टर नंबर 3 सेपरेट आ जाए, चैप्टर नंबर 4 सेपरेट में आ जाए, या तो चैप्टर नंबर 2 सेपरेट में आ जाए। बट हाँ, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चैप्टर बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, या तो तीनों साथ में आएंगे, या तो कोई दो कॉम्बो में आएंगे, या तो कोई एक सिंगल में आएगा। ओके। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन ए पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इवन सेक्शन बी, विच इज योर गांधीन वाला चैप्टर। ऑलराइट। ना कमिंग टू राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, तो सबसे पहले हम पर लोग एक ने और चीज, डिक्टेट, एक और चीज, हम वी ओनली हैव टू डू 3 क्वेश्चंस राइट इन हिस्ट्री। तो 3 set of questions इस from history, 2 set of questions from civics। हाँ, तो इसमें इफ आई लीव द कंटेम्प्रेरी, लाइक लीव तो करूंगा नहीं, पढ़ूंगा ही, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर छोड़ भी दिया तो कुछ बिगड़ जाएगा अदर देन एमसीक्यूज? हाँ देखो, अगर तुमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड छोड़ा, सेक्शन बी में, मैं सेक्शन ए से बताता हूँ, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड छोड़ा तो 2 से 3 मार्क एमसीक्यू में तुम्हारे जाने के चांसेस हैं, अगर तुमने थोड़ा मोड़ा वो पढ़ के रखा आई है एम तो भी। टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी, सेक्शन ए तो ठीक है, जैसे मैं सेक्शन बी ज्योग्राफी का में करता हूँ, जस्ट गो सेक्शन थ्रू द बी का इफ चैप्टर्स आई टेल वैसा। यू सेक्शन बी का इफ आई टेल यू, व्हाट इफ अगर तुमने चैप्टर नंबर 2 3 4 तुमने पढ़ा है, बट क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो तुम्हें नहीं आते हैं, तब क्या करोगे? वो तो कर देता हूँ, ऐसा हुआ नहीं कभी, नहीं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर सपोज वो भी आ जाते हैं, मतलब फुल 1 to 9 फुल चप्पा चप्पा रट लिया, पूरा पैराग्राफ रट लिया। हाँ तो देन इट्स गुड, अगर तुम 1 to 9 पूरा अच्छे से कर रहे हो, वो हो गया, तो इट्स गुड। एंड इवन 13 14 15, देन इन दैट केस यू कैन लीव योर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके। 13 14 15 भी करना है, 1 to 9 भी करना है, इन दैट केस यू कैन लीव अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, बट आई वोंट सजेस्ट तुम उसको छोड़ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें गिन चुन के ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक। एंड 1 to 9 ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, यू नेवर नो कहाँ से पूछ लेंगे। अब तुम्हें मतलब चैप्टर नंबर 3 और 4 में कितने सारे लीडर्स हैं, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सबके हाँ, वो तो तुम्हें पूछ लिया। उसमें याद भी करना है, ठीक है। तो वो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये मीटिंग एंड होने वाला है 10 मिनट में, सो शैल आई स्टार्ट द चैप्टर और नॉट? यू कैन स्टार्ट, छोटा ही है ना बोल रहे हो? छोटा तो है, बट 10 20 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, 10 मिनट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस ऊपर से बता देता हूँ। तो डिक्टेटरशिप में अपने पास दो तरीके के डिक्टेटरशिप्स हैं, दो तरीके के नहीं, देवर 2 डिक्टेटरशिप्स ओनली, फेसिज्म एंड नाजिज्म। हिटलर एंड वो ना, हाँ, तो फेसिज्म जो था, नाजीज वो, एंड वो, भूल गया। या नाजिज्म वाला हम लोग देखेंगे, फेसिज्म पे पहले आते हैं। तो फेसिज्म मींस ऑटोक्रेसी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Fascism means autocracy or dictatorship where the power of the state is vested in one man only and it is obligatory for all the others to obey his orders. It was forwarded by Benito Mussolini. तो फेसिज्म एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें सारा जो पावर था, बी जुडिशियल एग्जीक्यूटिव कुछ भी था, सब एक ही आदमी के हाथ में था और सबको कंपलसरी था उसका बात माना, मीन्स लाइक अ इधर राजा। चाइना है ना अभी? चाइना, या यू कैन से इवन रशिया इज ऑल्सो लाइक दैट वे ओनली। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा, नहीं, बट रशिया, चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक राइट? चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक एंड इवन रशिया इज नॉट डेमोक्रेटिक। रशिया इज तो डेमोक्रेटिक राइट? ना ना, रशिया इज नॉट डेमोक्रेटिक, क्योंकि जब जब रशिया में प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए हैं,
तब तक व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो पास, अब आने वाले 35 ईयर्स तक उनको कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट से नहीं हटा सकता। ठीक। तो वो भी डिक्टेटरशिप में ही आता है, ठीक है। नाउ, लेकिन वो डेमोक्रेटिक टाइप इलेक्शंस होते हैं ना उनके भी। नहीं वहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं, बट जीतते सिर्फ यही है, व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि और अब तो इलेक्शंस ऑलमोस्ट वहाँ पे खत्म ही होने वाला है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा वहाँ पे अपना डिक्टेटरशिप जमा के रखा है कि आने वाले 35 ईयर्स तक, लाइक रफली इफ यू कैलकुलेट अराउंड 2050 तक, 50 या 55 तक व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे प्रेसिडेंट वहाँ के। ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फेसिज्म। तो फेसिज्म जो था वो इटली में ही हुआ था। नाजिज्म जर्मनी में था, फेसिज्म इटली में था। फेसिज्म का हेड कौन था? बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, अब इसके क्या क्या कॉजेस थे? द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली। फर्स्ट, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो अभी जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है वो आएगा तुम्हें चैप्टर नंबर 10 में, वर्ल्ड वॉर 1 में। एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या था, अभी मैं ये पढ़ाने बैठूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। मैं बस थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस था, इसमें क्या हुआ था कि जब जर्मनी हार गया था वर्ल्ड वॉर 1, तो उस पर बहुत सारे सैंक्शंस डाले गए थे, ठीक है। एंड इटली इनिशियली जर्मनी के साइड था, बट फिर जर्मनी के अगेंस्ट हो गया, ये सोच के कि उसको उसके उसके मनचाहा मतलब टेरिटरीज वगैरह मिल जाएंगे। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। मतलब उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, जिसकी वजह से इटली को गुस्सा आया। और दिस ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की वजह से इटली जॉइन द अलाइज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू गेन द टेरिटरीज ऑफ टर्की एंड जर्मनी। इटली पहले जर्मनी के साथ था, बट फिर जर्मनी के अगेंस्ट हो गया ताकि उसको अच्छा खासा पार्ट मिल जाए, टेरिटरीज मिल जाए टर्की और जर्मनी का। बट उसे कुछ नहीं मिला, बस मतलब छोटा मोटा पार्ट मिला, जैसे कि डेलमेटिया एंड सदर्न टायरल और ट्रेंटिनो एंड ट्रिस वगैरह, ठीक है। एंड शी कुड गेट नो पार्ट ऑफ द जर्मन टर्किश कॉलोनियल एम्पायर, जिसकी वजह से बेनिटो मुसोलिनी काफी गुस्सा हो गए कि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला। इकोनॉमिक क्राइसिस, इटली को लाइफ टर्म्स और प्रॉपर्टी टर्म्स में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए थे, खाने की बहुत कमी थी और लोग स्टार्व कर रहे थे, जिसकी वजह से भी डिक्टेटरशिप हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी इटली में इंट्रोड्यूस होने की कई बार कोशिश हुई 1999 से, बट कोई एक सिंगल पार्टी एब्सोल्यूट डोमिनेंस नहीं कमांड कर पा रही थी। 2 साल के अंदर अंदर 6 गवर्नमेंट बनी और 6 के 6 गवर्नमेंट गिर गए। सॉरी, 3 साल के अंदर 1999 से 1922 तक 6 कोalition गवर्नमेंट्स बनी, वो भी सिंगल गवर्नमेंट नहीं, कोalition गवर्नमेंट्स बनी और सबकी सब गिर गई। Various political parties had different policies and programs, and there was no continuity in their policies. They were unable to deal effectively with the problems of unemployment and strikes and riots which took place during the 1921 to 22. इस सिचुएशन को बेनिटो मुसोलिनी और उनके फेसिस ने देखा कि ये ऐसा सिचुएशन है जो पब्लिक के फेवर में डिमांड चाहिए सबको, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई, उन सब की जो पॉलिसीज वगैरह थी ना, वो कॉमन मैन के आसपास भी नहीं थी, लाइक इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ कॉमन मैन। और जो कुछ कॉमन मैन के फेवर में थी भी, वो कंटिन्यूएशन में नहीं थी। मतलब हाँ, 1-2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, बट फिर उसके मतलब उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। और ये बहुत ज्यादा राइट्स दंगा वगैरह हुआ था 1921 से 2022 के 1922 तक हुआ था इटली में। इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया बेनिटो मुसोलिनी ने। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ था। A class conflict emerged between the control of government and the economic system. हुआ क्या था कि जो एरिस्टोक्राट्स वगैरह थे, मतलब द इशू वाज whether these two systems should continue with people in power or should be in the hands of the less privileged people. तो मतलब एक ये क्वेश्चन था कि इटली क्या कॉमन लोग के हाथ में होनी चाहिए या तो अमीर लोग के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट और अमीर लोग, और कॉमन लेस प्रिविलेज मतलब कॉमन लोग वगैरह। बेनिटो मुसोलिनी ने इसे भी एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने कॉमन लोग के फेवर में बोला, और ऐसा बोला कि सब लोगों के यू कैन से ब्रेन वॉश हो गया एक तरीके से। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस एक बना था, ठीक है। और लीग ऑफ नेशंस वाज यू कैन से स्मॉल पिक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशंस का अनस्टेबल था ना वो तो, रिजॉल्व। बहुत अनस्टेबल था। मतलब उसने कई बार पीस मेंटेन करने की कोशिश की और नहीं हो पाया। इनफैक्ट अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश किया, वो खुद ही ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उसको
मतलब बैकफायर बहुत कुछ हुआ उसके ऊपर। और उसने डिक्टेटरशिप के लिए कुछ नहीं किया, बीट फेसिज्म और नाजिज्म, इट कुडंट डू एनीथिंग। नाउ इन सारी चीजों की वजह से फेसिज्म को प्रेफरेंस मिल रहा था। एंड द लास्ट पॉइंट इज लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी। मुसोलिनी का जो था एक यू कैन से चारिस्मेटिक पर्सनालिटी था। मतलब वो जो भी बोलते थे ऐसा बोलते थे कि लोग उनके बातों में उलझ जाते थे, लोग उनके बातों के बहकाव में आ जाते थे। उनका जो यू कैन से ऐसा पर्सनालिटी था, ऐसा वो था कि जो वो बोलते थे लोग करने पे अपने आप ही मजबूर हो जाते थे। लाइक ही वॉज कॉल्ड अ ड्यूस विच मीन्स द लीडर्स। Mussolini played an important role in the history of Italy. His speeches praised the past glories of Italy. एक बहुत ही एक अमेजिंग बात बोली थी जो आज भी लोग यूज करते हैं अपने पॉलिटिक्स में। नाजिज्म के जो हेड थे, मतलब हिटलर। हिटलर ने बोला था कि अगर आपको कंट्री के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर अपना पावर जमाना है, तो आप लोगों को रिलीजन में फंसा दो। ठीक है। तो इफ यू लाइक इंट्रोड्यूस देम इनटू द पाथ ऑफ रिलीजन, तुम रिलीजन में उनको फंसा दो कि हम पहले ऐसे हो गए, अब इनकी वजह से ऐसे हो गए, हम पहले ऐसे थे, तो लोग अपने आप ही आपको वोट करेंगे और लोग आप आपकी पार्टी ही हमेशा जीतेगी। ठीक है। तो आज की पार्टी, आज की सारी पार्टी, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर पार्टी इंडिया में ऐसा करती, सारी पार्टीज करती है। बीट बीजेपी, कांग्रेस और एनीवन, सब लोग ये करते हैं। ठीक है। वो लोग अपने अपने स्ट्रेटेजीज में करते हैं, बट जो है वो है। ठीक है। नाउ कमिंग टू नाजिज्म। तो फेसिज्म हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, फेसिज्म के कॉजेज भी खत्म करते हैं, नाजिज्म पे आते हैं। तो नाजिज्म वाज नाजिज्म वाज अ वेव स्टार्टिंग इन जर्मनी, और इसके हेड थे एडोल्फ हिटलर, जो कि ऑस्ट्रियन थे। बर्थ बाय बर्थ ही वाज ऑस्ट्रियन। इन 1919 he joined a small political party known as the German Workers' Party। और वो एक छोटी सी पार्टी में छोटे से वर्कर थे, और धीरे धीरे ही बिकेम द लीडर ऑफ दैट पार्टी एंड चेंज इट्स नेम टू नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और द नाजी पार्टी। द पार्टी हैड टू ग्रुप्स। तो उस पार्टी के दो ग्रुप थे। पहले जो ब्राउन टी शर्ट्स पहनते थे, उनका काम था कि पार्टी के मेंबर्स की सुरक्षा करना और अपोजिशन पार्टीज को तोड़ना, उनकी मीटिंग्स को तोड़ना। दूसरे थे ब्लैक टी शर्ट्स वाले, जो ब्लैक शर्ट्स पहनते थे। इनका था कि पार्टी लीडर्स को सेव द पार्टी लीडर्स। ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। एंड हिटलर ने एक बुक लिखी थी मे कॉम्फ करके, विच मींस माई स्ट्रगल। और इस बुक में ऐसे आइडियाज और मॉन्स्टर्स आइडियाज वगैरह थे जो हिटलर इम्प्लीमेंट करना चाहता था पूरे वर्ल्ड पे, बट नहीं कर पाया। अब नाजिज्म के कॉजेज क्या थे? तो वही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सल्स वापस से। ये एक्चुअली जो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स था वाज फॉर जर्मनी ओनली, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन में हार गया था, एंड जर्मनी के अगेंस्ट ही ट्रीटी ऑफ वर्सल्स था। और ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के अकॉर्डिंग जर्मनी को कई बिलियन डॉलर्स का फाइन पे करना था वर्ल्ड को। और बहुत सारी चीजें थी जो जर्मनी को पे करनी थी, और ऐसी ऐसी चीजें थी जो जर्मनी को देनी थी वर्ल्ड को। Defeat in the First World War and the conditions imposed by the Treaty of Versailles made the Germans feel humiliated. Germans had to pay a very heavy war charges. Later, they were encouraged by Hitler to oppose the treaty and rebuild the German Empire. तो जब हिटलर ने कुर्सी संभाली जर्मनी की, तो उन्होंने बोला कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स फालतू है, इस पेपर को फाड़ो, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को फाड़ो और डस्टबिन में डालो। नाउ वी आर गोइंग टू सेट अप द न्यू एंड द ग्लोरियस द जर्मनी का एम्पायर। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी आगे पढ़ाऊंगा तो दिक्कत है। ठीक है, मतलब लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने का है।